आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, उन्होंने माफी मांगी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार। दोस्तों, सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अली आदिल खान। चीन का भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और कश्मीर में लगातार बढ़ता अतिक्रमण देश के लिए चिंता का विषय है। वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का भारतीय जमीन पर लगातार बढ़ता कब्जा हमारी चिंताओं का केंद्र बना हुआ है, जिसके लिए विपक्ष सदन में सरकार के साथ बातचीत करना चाहता है और देश को ताज़ा हालात से अवगत भी कराना चाहता है। किंतु विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष इस बातचीत को देश के सामने नहीं लाना चाहता। इसकी क्या वजह है, ये तो सत्ता पक्ष ही बता पाएगा। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, ये पश्चिम के काराकोरम दर्रे से लेकर पूर्व में म्यांमार तक ये फैली हुई सीमा है इसकी। और चीन लगातार, आपको याद है कि LAC की शर्तों को तोड़कर भारत की ज़मीन पर कब्जा करता चला आ रहा है। लेकिन लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को चीन के जरिए भारतीय फौज पर 1962 के बाद से इस प्रकार का ये पहला हमला था जिसमें भारतीय सैन्य टुकड़ी के हताहत होने की बड़ी घटना सामने आई थी। आपको याद होगा, चीनी सैनिकों द्वारा गलवान घाटी में तंबू गाड़ दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय से एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें बताया गया था हमारी फौज ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ये प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया था। एनी शाहिदीन वहां मौजूद नहीं थे। भारत चीन के मामलात को लेकर LAC पर जो भी हुआ है, संसद में इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोपों को हम देश के वफादार नागरिक की हैसियत से देखा करें, निष्पक्ष होकर उसको सुना करें। किसी पार्टी या शख्सियत की भक्ति में इतना हमें आगे नहीं निकल जाना चाहिए जिससे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाए, जो आजकल देश में आप देख रहे हैं हो रहा है। ऐसे में आपसे गुजारिश यह है दोस्तों कि सत्ता के दावों और विपक्ष के आरोपों की पड़ताल आप खुद भी करना सीखें, क्योंकि देश आपका भी उतना ही है जितना किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष नेताओं का। आप बराए करम अपनी आइंदा नस्लों के भविष्य के लिए टीवी या अखबार की खबरों पर आंख बंद करके भरोसा ना किया करें, इससे बड़ा नुकसान होता है। इसी तरह नेताओं के भाषणों को जज्बाती तौर पर ना सुना करें। आप जब नई गाड़ी या नया मकान लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो आप उसकी पड़ताल करते हैं, नहीं करते हैं? इसी तरह कोई भी नई सरकार लाने से पहले अच्छी तरह पड़ताल कर लेना, ये आपका दायित्व है, ये नागरिक जिम्मेदारी है आपकी। अगर आप सच्चे देश प्रेमी हैं तो आपको यह भी पता लगाना चाहिए कि PM केयर फंड में चीन की कौन कौन सी कंपनियों ने चंदा दिया है। क्या वाकई अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक और पेंटागन द्वारा बैन की गई डोंगफेंग नामी चीनी कंपनी को जम्मू एंड कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दे दिया गया है? इसका पता लगाइए, यह आपका दायित्व है, नागरिक जिम्मेदारी है। विपक्ष का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के जरिए जम्मू और कश्मीर के सभी नागरिकों की डिटेल्स और डाटा चीनी सरकार को दे दिया जाएगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स आधार से लिंक होंगे। वर्तमान सरकार, RSS और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का आपस में क्या लिंक है, इसका भी आपको पता करना होगा, क्योंकि ये कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन में इसका ब्यौरा दिया गया है। और उनकी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि NDA 1 में 59 ऐप्स पर मोदी सरकार ने पाबंदी लगाई थी। अब आपको सच्चे देशभक्त का सबूत देने के लिए यह भी पता लगाना होगा कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको ये कहकर बैन किया गया था कि ये भारतीयों का यानी भारतीय नागरिकों का डाटा चुराकर चीन को भेजते हैं, वो कंपनियां। इसके बाद बीजेपी ने 2019 में आम चुनाव में उन कंपनीज की सहायता ली थी। क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, इसका भी आप ही को पता लगाना होगा। क्या मोदी सरकार द्वारा गुजरात के धोलेरा में 43,000 करोड़ के MOUs चीन की कंपनी के साथ साइन किए गए हैं? कांग्रेस
इन सब मुद्दों पर बात करती हुई आपको अगली वीडियो में दिखाई देगी, यानी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा। लेकिन आप खुद भी इसकी पड़ताल अपने स्तर पर जरूर करें। अब व्यक्तिगत भक्ति को छोड़कर राष्ट्र प्रेम में इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो आइए पहले ये वीडियो देखें, फिर आपको दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कुछ सच्चाइयां भी आपके सामने हम रखेंगे। आज गृह मंत्री बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में कुछ हम पर आरोप लगा रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन एप्स जिन पर पाबंदी लगाई थी उनसे भारतीय जनता पार्टी के कितने घनिष्ठ संबंध हैं। यूसी वेब मोबाइल, आप नोट करिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में जिन कंपनियों की सहायता ली थी उनमें से ये थी यूसी वेब मोबाइल। ये सेवाएं भारतीय जनता पार्टी ने ली और 2017 में इसी कंपनी पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये भारतीयों का डेटा चुराकर चीन भेजती है। लेकिन 19 में इसी कंपनी को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री जी की, हम नहीं जानते। दूसरी कंपनी शेयर इट टेक्नोलॉजी, शेयर आईटी या शेयर इट, जो भी कहना चाहें, इसी कंपनी पर पाबंदी लगाई कि यह देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। यही कंपनी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में पार्टनर बनकर भारत के चुनाव पर प्रभाव डालती है। हम भी पूरी रिसर्च करके बैठे हैं, गृह मंत्री जी को समझना चाहिए। हमारे राजीव गांधी फाउंडेशन के खाते पब्लिक डोमेन में हैं, सबके सामने हैं, कुछ छिपाने की बात नहीं है, सार्वजनिक हैं। आरएसएस के क्या संबंध है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से? आरएसएस का हक क्या बनता है? वो तो एक सांस्कृतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। क्यों बार बार चीन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं? क्यों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पार्टनरशिप करते हैं? और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं हो तब भी ये लोग मिलने जाते हैं। बीजेपी लेजिस्लेटर्स टेक लेसन्स एट स्कूल रन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उनसे शिक्षित होने जाते थे। ये देख लीजिए साहब, ये है इनकी असलियत। एक फाउंडेशन है जिसमें विदेश मंत्री के सुपुत्र काम करते हैं, बड़े अच्छे पद पर काम करते हैं। चीन के दूतावास ने उस फाउंडेशन को पैसे दिए, लगातार दिए, 2016 से लेकर लगातार देते आ रहे हैं। हमने तो यह आरोप नहीं लगाया साहब कि क्या विदेश मंत्री के सुपुत्र उस फाउंडेशन में हैं इसलिए यह पैसा दिया जा रहा है। इसका क्विड प्रो को क्या है, हमने ऐसे कोई आरोप नहीं लगाया, वो भी पब्लिक डोमेन में है। राजीव गांधी फाउंडेशन को अगर कोई पैसा दिया, वो इकोनॉमिक टाइज को कैसे इंप्रूव करना है उसकी स्टडी के लिए दिया। और फाउंडेशंस पूरे विश्व से लगातार अलग अलग जगह से पैसे लेती हैं, सार्वजनिक पटल पे होता है वो। लेकिन इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन के चीन से क्या संबंध है उसका खुलासा कीजिए गृह मंत्री जी। अनुमति ले लीजिए दोवल साहब की, बताइए क्या संबंध है दोवल साहब के और उनके फाउंडेशन के चीन के साथ। और एक और बड़ा रोचक तथ्य है, भारतीय जनता पार्टी जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने 14 लोग गए तो क्या तय हुआ? यह तय हुआ कि दोनों विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका अलायंस होना चाहिए और एक ग्लोबल पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस बनना चाहिए। हमने तो नहीं कहा साहब ने क्या एमओयू साइन करके आए, क्योंकि हमें समझ है, हम समझते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं तो चर्चा करती हैं, लोकतंत्र पे चर्चा करती हैं। हम सीखने नहीं गए थे, आप तो सीखने चले गए साहब, हमें शिक्षित करो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भारतीय जनता पार्टी को शिक्षित करती है, बताइए इससे बड़ा रिश्ता क्या हो सकता है? और उदाहरण देते हैं, पीएम केयर फंड सार्वजनिक करिए। चीन की वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड में पैसा दिया और क्यों दिया, बताइए। एक और महत्वपूर्ण कंपनी डोंग फैंग, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा, जब हमारी सरकार आएगी तो ये नाम रोज हेडलाइन में होगा, ये मैं आपको आज बता देता हूं। डोंग फैंग पे विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, यूरोप ने पाबंदी लगाई, पेंटागन ने पाबंदी लगाई। 2020 में जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट डोंग फैंग को दे दिया हमारी सरकार ने। ब्लैकलिस्टेड कंपनी, चाइना की कंपनी। स्मार्ट मीटर का मतलब यह होता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों का डेटा डोंग फैंग यानी कि चाइना के हाथ में आपने सुपुर्द कर दिया। बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर, डोंग फैंग से आपके क्या रिश्ते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। क्या मजबूरी थी? विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, ब्लैकलिस्ट किया अमेरिका ने, ब्लैकलिस्ट किया यूरोप ने, और डोंग फैंग को एक महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट का स्मार्ट मीटर का ठेका, माफ कीजिएगा, मोदी जी ने दिया। क्यों दिया? चलिए आइए गुजरात, धौलेरा में चलते हैं, आपको ले चलते हैं। धौलेरा में 43,000 करोड़ के एमओयूज चीन की कंपनीज के साथ किसने साइन किए? सच्चाई जानने के लिए कोई कारण रहा होगा कि चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो लिखता है कि मोदी जी हार नहीं जाए कहीं गुजरात। अगर मोदी जी गुजरात हार जाएंगे तो चीन को बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा चीन को, हम भी ये जानना चाहते हैं। ये जो गौरव गोगोई जी बता रहे थे, 19 जून 2020 को दी गई क्लीन चिट चाइना को मोदी जी द्वारा, क्या ये राज इस क्लीन चिट का इन्हीं तमाम तथ्यों में तो नहीं छिपा हुआ? क्या ये राज धौलेरा में तो नहीं छिपा हुआ? क्या ये राज डोंगफैंग कंपनी में तो नहीं छिपा हुआ? या उन कंपनियों में जिनका शेयर इट टेक्नोलॉजी, यूसी
वेब मोबाइल, चाइनीज कंपनीज जिन पर मोदी जी का चुनाव निर्भर करता है। हम देश की संप्रभुता, देश की सीमाओं के बारे में चिंतित हैं। 1962 में जब युद्ध हो रहा था चीन का, एक 36 वर्षीय सांसद जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, चुनौती दी उन्होंने नेहरू जी को कि संसद का सत्र बुलाइए, हम डिबेट चाहते हैं। नेहरू जी भागे नहीं डिबेट से। डिबेट हुई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंघवी जी के पिताजी एलएम सिंघवी जी उस वक्त पाली से निर्दलीय सांसद। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। डोकलाम, गलवान और उसके बाद तवांग। मैं समझता हूं यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की सेना कार्रवाई की इजाजत मांगती है और भारत की सरकार हमारी सेना को कार्रवाई की इजाजत नहीं दे रही है। जिस प्रकार से खरगे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खरगे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है। और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार। मैंने जो Leader of the House, control your people. Let him say, please. सर, एक तो मैं जो राजस्थान के हल्द्वार में भारत जोड़ो वहां पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड द हाउस है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, और बाहर जो कहा, अगर फिर यहां रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं, उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। अब कांग्रेस के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं, इनका जवाब बीजेपी की जिम्मेदारी है देना। अब वो दें न दें, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का आपसी खेल और आपसी मामला है। मगर नए रूप में उभरी कांग्रेस को सीमा पार दुश्मनों के साथ साथ आंतरिक दुश्मन शक्तियों के बारे में भी आवाज उठानी होगी। और भारत जोड़ो यात्रा के लिए यह जरूरी है कि भारत के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव और सांप्रदायिक एकता लाई जाए। और वो तमाम संस्थाएं जो देश के सोशल फैब्रिक यानी सामाजिक ताने बाने को तार तार कर रही हैं, सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा दे रही हैं, भारतीय समाज को धर्मों जातियों के बीच बांट रही हैं, उनके खिलाफ संसद में तमाम विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर आवाज उठानी होगी कांग्रेस को। ये काम है, ये दायित्व बनेगा। और देश को सांप्रदायिक दंगा मुक्त, धार्मिक तथा जातीय नफरत मुक्त भारत पर कानून बनाकर जिला अधिकारियों को इसके लिए उत्तरदायी बनाना होगा। अब हद ये हो गई है कि स्कूलों में टीचर्स और पुलिस वर्दी में कर्मचारी और अधिकारी, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, मिनिस्टर्स, सांसद धर्म और जाति सूचक फिक्रे कसते हुए सुनाई देते हैं। आप सुनते ही रहते होंगे। यह इंतहाई चिंता का विषय है दोस्तों। इस तरह के मामलों पर तुरंत संज्ञान न लिया गया तो भले बाहरी शक्तियां यानी सीमा से बाहर की शक्तियां सीमाएं न उलांग पाएं, मगर देश सीमाओं के अंदर इतना टूट जाएगा दोस्तों
फिर दुश्मन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, हम हाजिर होंगे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही एक मुद्दे के साथ जिसका ताल्लुक देश की एकता और अखंडता से होगा, देश में सांप्रदायिक सद्भाव से होगा, देश की संप्रभुता से होगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ अगली वीडियोस में भी बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को हमारी लाइक शेयर कर दें। दोस्तों, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें और प्रोग्राम सत्यम गुफ्तन के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर दे दें। शुक्रिया। जय हिंद, जय इंसानियत।